प्यारे दोस्तों, दिस इज योर द ब्यूटीफुल सा चैनल थिंकिंग ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो कि सेकंड पढ़ रहे हैं, बल तथा गति के नियम। जो कि हम लोग इसमें पढ़ लिए हैं कि बल बल के बारे में पढ़े, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई, बल तथा गति के नियम। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया करूँ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जड़त्व जिसका नाम है इनर्शिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। तो भाई, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ी एक हम लोग बात समझ लें कि मान लें कि भाई कोई क्या है, गेंद है। क्या है? कोई गेंद है चाहे पिंड है। मान लें यहाँ पे क्या है, रखी हुई है, यानी कि तो रखी हुई है। तो भाई, वस्तु यदि मान लेते हैं कि विराम में है। किसमें है? विराम में। वस्तु यदि विराम में हो तो विराम में है तो किसमें रहना चाहेगी? विराम में। भाई, रुकी हुई है वस्तु, तो वस्तु यानी कि इसको चलने के लिए क्या कोई हम लोगों को बल लगाना पड़ेगा। तो यानी कि इसका क्या करते हैं? विरोध। इससे कुछ चाहिए तभी ये क्या होगा, यानी कि अपनी दिशा परिवर्तित करेगी। तो यहाँ पे विराम में है तो किसमें रहना चाहेगी? विराम में। विराम में रहेगी। या गति में, यही मान लें कि पिंड चल रहा है। यदि हम लोग इसमें विराम में बदले तो मतलब कि वस्तु जो गति में है किसमें रहेगी? गति में ही रहना चाहेगी। ऐसी जब स्थिति आए, और एक तीसरी स्थिति होगी कि दिशा का परिवर्तन। दिशा का परिवर्तन। तो भाई, ये तीनों कंडीशन, यानी विराम में रहेगी तो विराम में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है, दिशा का परिवर्तन, दिशा भी का परिवर्तन करना चाहती है। तो भाई, इस तरह से मान लीजिए। और इसका एक और एग्जांपल हम बता दें। यदि मान लें कि कोई यहाँ पे क्या है, एक गिलास है। गिलास है यहाँ पे एक, मान लें कि इस पर यदि हम का एक कार्ड लगा दे, कार्ड लगा दे, कार्ड इस पे लगा के इस तरह से रख दे। इसके ऊपर यदि हम लोग एक सिक्का रख दे, क्या रख दे? सिक्का रख दे। और हम लोग इस कार्ड को यदि तेजी से मारे, अपने उंगलियों से क्या करें, तेजी से यदि मारे, तो कार्ड क्या होगा? कार्ड यदि तेजी से मार देंगे तो काटते हुए तो हट जाएगा, लेकिन जो सिक्का है कहाँ होगा? इसी में गिर जाएगा, इसी गिलास में। यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है। मतलब भाई, हम लोगों ने किस पे बल लगा? इस कार्ड पे। तो कार्ड पे भाई, कार्ड ना गति करेगा, ये भाई क्या है, ये वहीं पर रह जाएगी। यानी कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है। और दिशा का परिवर्तन, यदि हम लोग इसकी दिशा किसी का बदले तो क्या लगाना पड़ेगा? हमें बल लगाना पड़ेगा। इस तरह से भाई, यदि हम लोग जड़त्व की परिभाषा लिखें, तो क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विराम अवस्था या गति अवस्था या दिशा में परिवर्तन होने वाले अवस्था का विरोध करता हो, अवस्था का क्या करता हो? विरोध करता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी जिस स्थिति में वस्तु है वो उसी में क्या रहना चाहती है। यही भाई, हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। अब इसकी क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। देख लीजिएगा क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु के कारण वस्तु विराम या गति या दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता हो,
विरोध करता हो, करता हो, विरोध करता हो, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो भाई इस तरह से क्या है, जड़त्व की परिभाषा हुई, जब कोई वस्तु के कारण, किसी वस्तु के उसके गुण के कारण वस्तु विराम या गति या दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता हो। क्या करता हो? विरोध। तो भाई इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जड़त्व कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो भाई ये जड़त्व, जड़त्व के बारे में इस तरह से हम लोग ने समझा है। अब हम समझ लें कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई इसको नोट कर लीजिए थोड़ा, इसे नोट कर लें। हो क्या होगा? अब पढ़ेंगे कि जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार। तो यहाँ पे पहला होता है कि विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। भाई विराम का जड़त्व, इसकी हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु में विराम में होने वाले परिवर्तन का, किसी वस्तु का वह गुण जो विराम में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता हो, विराम का जड़त्व कहलाता है। विराम का जड़त्व कहलाता है। तो परिभाषा इसकी लिख ले कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु में विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का, विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता हो। क्या करता हो? विरोध करता है। विराम का जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व कहलाता है। भाई इसी को क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु में विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? विराम का जड़त्व कहते हैं। इससे हम लोग एग्जाम्पल समझे, यदि क्या समझे? एग्जाम्पल से यदि समझे तो भाई देख लीजिए, यदि मान ले हम लोग एक क्या है, एक मान ले कि बस है, बस यानी कोई बस है। यदि बस में हम लोग बैठे हो, क्या हो? बैठे हुए हैं। यदि बस में मान ले कि बैठे हुए हैं 2 लोग, चाहे जितने भी लोग, यदि बस मान ले कि यदि विराम में है, किसमें? विराम में रुकी हुई है, यानी कि वस्तु रुकी हुई है। यदि बस अचानक क्या कर दे? चले। यदि बस अचानक चल जाए तो हम लोग क्या हो गए? इधर की तरफ झुक जाएंगे। झुकेंगे कि नहीं? इधर की तरफ क्या होगा? पीछे की तरफ कहाँ जाएंगे? झुक जाएंगे। यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि वस्तु किसमें थी? विराम में। तो भाई फिर वो किस में रहना चाहती है? विराम में ही रहना चाहती है, मतलब कि। तो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि रुकी हुई बस यदि अचानक चल जाए तो उसमें क्या होता है? विराम का जड़त्व पाया जाता है। और एक एग्जाम्पल समझे कि कंबल, यानी कि कंबल। भाई पहला एग्जाम्पल होगा, दूसरा भाई यदि कंबल है, ऐसे मान लें हमारे घर पे, चाहे किसी के घर पे भाई कंबल है। यदि कंबल में क्या हो? धूल कण हो, तो यदि कंबल को हम लोग डंडे से क्या करते हैं? पीटते हैं, तो भाई कंबल क्या होता है? इधर उधर उछल के जाता है। लेकिन जो उसके कण होते हैं, कण किसमें होते हैं? विराम अवस्था में। तो भाई कण को यदि हम लोग क्या करते हैं? उस पर डंडे से यदि पीटे तो कण मतलब कि
कण वहीं पे क्या होता है, गिर जाता है। तो जब भाई की वस्तु किसमें, मतलब कि कण किसमें, विराम अवस्था में, तो विराम में तो वो भी किसमें चाहता है, विराम में ही रहना चाहता है। जब उसे हम लोग डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है, वही दंड मतलब कि वही विराम में ही का जहाँ पीटेंगे वहीं पे गिर जाता है। भले ही चादर का कहीं चला जाए उड़ कर इधर उधर फट जाए चाहे कुछ भी, लेकिन जहाँ वस्तु है वहीं पे क्या होता है, उसका कण वहीं पे गिरता है। तो इस तरह से एक ये भी हुआ। और एक यदि समझे तो मान लें कि यदि यही पेड़ की क्या है, डाल है, और उस पे क्या है, फल लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे फल क्या लगे हुए। तो भाई हम लोग शाखाओं पे क्या होते हैं, हम लोग चढ़ के मतलब हिलाते हैं चढ़कर। तो भाई जो आम होते हैं जब हिलाते हैं हम लोग, तो आम मतलब हिलाते हैं तो क्या होता है, जहाँ आम जहाँ होता है वहीं पे नीचे गिरता है। यानी कि हिलाने से वो मतलब कि विराम अवस्था में थी, वो चाहती है कि विराम में ही रहना, यानी दूर कहीं नहीं फेंकाती है, हिलाने से वो वहीं पे गिर। हमें तो हम लोगों ने समझ लिया कि विराम का जड़ तो क्या होता है, यानी कोई टहनी से यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि चढ़कर उस पर हिलाते हैं तो जहाँ आम होता है वहीं पे क्या होता है, गिर जाता है, यानी विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है। इस तरह से हम लोग समझे कि विराम का जड़त्व। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसके आगे हम लोग चलेंगे, इसके आगे। तो भाई विराम का जड़त्व, इसके बाद आता है गति का जड़त्व। क्या आता है, गति, गति का जड़त्व। तो भाई ये क्या है गति का जड़त्व, तो वही है किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो जो गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। तो भाई डिफिनीशन लिख लें, उसके बाद आप लोगों को हम परिभाषा इसकी एग्जांपल बदला देंगे। तो भाई यही है कि किसी किसी वस्तु का वह गुण, वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु के, जो वस्तु के गति में होने वाले परिवर्तन का, परिवर्तन का विरोध करता है, जो जो वस्तु के गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, करता है, गति का जड़त्व कहलाता है, गति का जड़त्व कहलाता है। तो इस तरह से भाई गति का जड़त्व हम लोगों ने पढ़ा कि किसी वस्तु का वह गुण जो, दो बार लिख दें भाई, इसको हटा दें, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु के गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। तो भाई इधर इसी एग्जांपल के बारे में हम लोग समझे, उदाहरण के बारे में। तो भाई इधर समझ लीजिए, यदि मान लें कोई क्या है, कोई ऐसे मान लें कि बस है भाई, क्या है, बस। यदि हम लोग इसमें बैठे हो, क्या है, बैठे हुए हैं, बैठे हैं, यदि बस चल रही हो, क्या बस मान लीजिए कि चल रही है, यदि ये अचानक क्या हो जाए, रुक जाए, अचानक क्या हो जाए, रुक जाए, तो हम लोग क्या हो गए, आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। यानी कि यही है गति का जड़त्व, यानी कि वस्तु किसमें थी, गतिमान में, यानी बस चल रही तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी उसके साथ गतिमान है। तो यानी कि गतिमान है तो जो कि अचानक हम लोग उसको विराम में लाना चाहते हैं, लेकिन तभी भी हम लोग क्या चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, यानी कि तभी भी हम लोग आगे चले जाते हैं। इसी कारण गति के जड़त्व के कारण हम लोग क्या होते हैं कि जब भी आगे हम लोग क्या करते हैं, बस यदि अचानक क्या जाए, रुक जाए, तो हम लोग आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। इसी तरह होता है यदि मान लो कि हम लोग हैं यहाँ, मतलब बस में मान लीजिए बैठे हैं, यदि एक बॉल है, बॉल बॉल, तो यानी कि यदि उसको हम लोग इस तरह से फेंकते हैं, फिर हम लोग क्या होता है, जहाँ रहते हैं वहीं पे क्या होता है, वस्तु आ जाती है। मतलब बस चल रही है तो हम लोग भी उसके साथ चल रहे हैं, गेंद भी ऊपर फेंके तो वो भी चल रहा है, यानी कि जहाँ फेंकते हैं वहीं पे क्या होता है, वस्तु आ जाती है, मतलब सीध में वहीं पे आती है हम लोग के हाथे पे ही। तो यानी कि इससे भी क्या होगा, गति का जड़त्व। तो गति के जड़त्व क्या है, एग्जाम्पल है, क्या है, तो एग्जाम्पल, इसको भाई नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे, उसके बाद अगला पढ़ेंगे, हो गया होगा नोट, हो गया।
उसके बाद हम लोग लिखेंगे भाई अगला, यानी कि अगला हम लोग का है दिशा परिवर्तन का जड़त्व। क्या है? दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन का जड़त्व। चाहे लिख लेंगे बस सीधा हम लोग ना, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। भाई तीसरा प्रकार हो गया। इसमें भी क्या होगा, किसी वस्तु का वह गुण जो दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसकी डिफिनेशन लिख लें, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग एग्जांपल बतलाएंगे। आइए कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो दिशा में होने वाले जो दिशा में होने वाले परिवर्तन, जो दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। इसी को क्या कहेंगे, दिशा का जड़त्व कहलाता है। दिशा का क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यदि भाई इसका हम लोग एग्जाम्पल समझे, इसका क्या समझे, यदि उदाहरण समझे भाई, उदाहरण, तो उदाहरण ये है भाई, यदि मान ले कोई बस में हम लोग क्या है, बैठे हुए हैं। बस में क्या है, यदि हम लोग बस में क्या हो, बैठे हुए हो, बस में ऐसे मान लें कि बैठे हुए हैं, तो भाई बस यदि जब कहाँ होती है, जब कोने यानी किनारे से कॉर्नर पे, तो जब रोड के कॉर्नर पे यदि जाकर बस क्या होती है, घूमती है, तो हम लोग क्या होते हैं, इधर जिधर घूमती है उधर नहीं, हम लोग दूसरे साइड जिधर चलते हैं सीधे तरफ क्या होते हैं हम लोग, मतलब उधर गिर जाते हैं, मतलब ऐसे होता है, मतलब उधर उल्टना। तो मतलब भाई क्या है कि हम लोग उसका क्या करते हैं, दिशा का विरोध करते हैं। तो मतलब कि हम लोग चल रहे हैं सीधे, तो हम लोग इधर नहीं उधर ही चलने के लिए चाहते हैं, यानी कि दिशा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो भाई यही क्या है, दिशा का जड़त्व, जो दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। हो गया होगा? ओके। अब हम लोग भाई पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यदि हम लोग जड़त्व के बारे में समझ लिया तो हम लोग का जो आगे आने वाला है वो क्या होगा, हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन का गति का, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। भाई इस तरह से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाई यदि हम लोग जड़त्व को समझे हैं तो ये भी क्या है, ये भी वही है। तो हम लोग इसको क्या होता है, पहला तो सुन लीजिए कि जब कोई वस्तु विराम में, जब कोई वस्तु विराम या गति या दिशा में होने वाले विराम या गति में हो, तो वह विराम व गति में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो पहला भाई क्या है, यही नियम है। एक बार और सुन लीजिए कि जब कोई वस्तु विराम में या गति में होती है तो वह वस्तु विराम और गति में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यही होता है नियम। अभी पढ़े जड़त्व कि भाई कोई वस्तु विराम में, तो विराम में ही रहना चाहती है, यदि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए तब तक वो दिशा अपना चेंज नहीं करती है, ना ही अपना मोशन यानी चेंज करती है कि विराम में या गति में। तो भाई यह प्रथम नियम है। तो ये लिख लेते हैं कि जब कोई वस्तु विराम
या गति, विराम या गति, अथवा विराम या गति, जब कोई वस्तु विराम या गति में होती है, तो वह वस्तु विराम या गति में ही रहना चाहती है, विराम या गति में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो भाई यही पहला नियम है न्यूटन के गति का। यह क्या है? प्रथम नियम क्या है कि जब कोई वस्तु विराम या गति में होती है तो वह वस्तु विराम या गति में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो भाई यही नियम है। जड़त्व के बारे में भी समझे हैं, तो जड़त्व पे क्या है? आधारित है। तो भाई इसको हम लोग न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। और भाई इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाई इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम भी इसी को कहते हैं। जड़त्व का नियम इसी को कहते हैं। जड़त्व पे क्या है? आधारित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। और इसको भाई कहते हैं गैलीलियो का नियम। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी इसके कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। भाई ये दो चीजें कहते हैं, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, और न्यूटन का प्रथम नियम भी इसी को कहते हैं। तो भाई इस तरह से हम लोग आके इसको समझे, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे। हो गया होगा? वीडियो को रोक करके आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिए। मिटाते हैं हम। उसके बाद भाई हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई पढ़ेंगे संवेग के बारे में। संवेग पढ़ ले, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम पढ़ेंगे। भाई पहले संवेग को हम लोग क्या करना होगा? पढ़ना होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो भाई संवेग क्या है? तो संवेग यदि हम लोग देखें तो देखिए इधर, संवेग बराबर होता है क्या? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग। भाई यही होता है संवेग बराबर, यही होता है। यदि हम लोग को फार्मूला याद हो तो हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा बना लेते हैं। तो भाई क्या परिभाषा बनाएंगे? किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यहाँ इसमें क्या है? बीच में गुणा, इसी को हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग की परिभाषा लिख लें। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यही क्या है? संवेग है।
क्या है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यदि इसकी हम लोग मात्रक की बात करें, अब भाई एक और बात यहाँ पे संवेग, तो भाई इसे हम लोग इसे हम लोग स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे p से प्रदर्शित करते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई इसे हम लोग p से प्रदर्शित करते हैं। इसके यदि मात्रक के बारे में यदि हम लोग समझे, तो मात्रक इधर देख लें, थोड़ा मात्रक के बारे में समझ लें। तो भाई ये क्या हो गया, संवेग को हम लोग दर्शाते हैं p से। p बराबर द्रव्यमान को किसे दर्शाते हैं? m से। मास यानी वेग को किसे दर्शाते हैं? v से, यानी वेलोसिटी यानी v। तो p बराबर क्या होगा? mv। तो भाई यदि इसका मात्रक निकालें, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो होता है भाई किग्रा। क्या होता है? किग्रा इनटू, यदि v का मान निकालें, v क्या है? वेग। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो भाई क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। प्रति का मतलब यानी लगा लें यहाँ पे सेकंड। तो भाई यही क्या होता है मात्रक, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। यदि इसके मात्रक की बात करेंगे तो क्या होगा? किग्रा इनटू मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड होगा, सेकंड। तो भाई यही मात्रक होता है। यदि इसकी राशियां की बात करें, यदि राशि की बात करें, तो भाई ये कौन सी राशि है? यानी भौतिक राशि। भौतिक राशि की यदि बात करें, भाई कौन सी राशि है? यानी वेग है। इसमें क्या है? वेग। तो भाई वेग क्या होता है? हम लोग पढ़ाए आप लोगों को। वेग क्या होता है? एक क्या है? सदिश राशि। इसलिए भी जो संवेग भी होगा क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। तो भाई भौतिक राशि क्या हो गया? ये कौन सा राशि है? यह सदिश राशि। कौन सा राशि? सदिश राशि। तो इस तरह से भाई इसके बारे में समझे। यदि हम लोग संवेग समझे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम जो कि हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो भाई क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसी से भाई हम लोग क्या कहें, परिभाषा बनाए। संवेग p बराबर क्या होता है? mv। p बराबर क्या होता है? mv। m का मात्रक क्या होता है? किग्रा। v का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसका जो कि मात्रक क्या होगा? किग्रा मीटर प्रति सेकंड। भौतिक राशि की बात करें तो क्या होगा? सदिश राशि होगा। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लें। आगे चलते हैं हम। हो गया होगा, चलते इसके बाद आगे। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेग के बारे में कि आवेग क्या होता है। आवेग, आवेग, आवेग जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या बोलते हैं? इम्पल्स। आवेग को क्या कहते हैं? इम्पल्स। भाई यदि आवेग बराबर हम लोग देखें इसका फार्मूले से, आवेग बराबर होता है बल गुणे क्या होता है? बल गुणे समय अंतराल। क्या होता है? समयांतराल। बल गुणे समय या समय अंतराल। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग इसकी क्या परिभाषा बनाएंगे कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल वह समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? आवेग। भाई हम लोग इससे इसकी फार्मूले से जो कि हम लोग परिभाषा बना रहे हैं, तो ये भी क्या है? सही है। हम लोग क्या लिखेंगे? किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु पर लगाए गए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं।
यही भाई क्या हुआ, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यदि भाई इधर बात करें तो भाई यदि इसको हम लोग समझ लें, भाई आवेग को किसी हम लोग दर्शाते थे, इसे इसे हम लोग जे से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, जे से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, जे से, यानी कि जे बराबर बल को किसे दर्शाते हैं, एफ से, इनटू समय को किसे दर्शाते हैं, तो टी से, यानी डेल्टा टी चाहे टी दोनों सही है। तो जे बराबर क्या हो गया, एफ इंटू डेल्टा टी। यदि भाई इसकी हम लोग मात्रक की बात करें, इसकी बात करें मात्रक के बारे में यदि समझे, तो भाई एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एफ का बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और गुणे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू क्या होगा, सेकंड। तो इसका भाई ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। यदि इसकी भौतिक राशि की बात करें, कौन सी राशि है, भौतिक राशि। तो भाई भौतिक राशि यानी बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, यानी बल लगाते हैं तो उसे क्या, किसी डायरेक्शन की जरूरत होती है, परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी। ये भी क्या है, एक सदिश राशि। सदिश राशि ये भी क्या होता है, सदिश राशि होती है। भाई इसको नोट कर लीजिए, समझ में आई बात है, कर लीजिए नोट। अब हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, कुछ और हो गया होगा, चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। भाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसका नियम क्या होता है, पहले उसके बारे में समझ लें। तो भाई नियम क्या होता है, तो भाई देख लीजिए इधर क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वह वस्तु पर लगाए गए, असंतुलित बल, वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यही भाई क्या है, नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर में वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। ये भाई क्या है, नियम। तो नियम है भाई ये। तो इसका हम लोग नियम यानी कि फार्मूला होता है F बराबर ma। तो भाई ये कहाँ से आया, तो ये भाई कहाँ से आया, इसी नियम से आया। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वह वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल हमने पढ़ा है, यानी कि वो किसी वस्तु पे यदि फोर्स लगे दो साइडों से, यानी कि दोनों साइड से लगे लेकिन बल क्या लगे, बराबर ना लगे, उसे असंतुलित बल। तो भाई इसको हम लोग प्रूफ करना है। तो प्रूफ के बारे में इधर थोड़ा देख लीजिए, ये भाई आता है सिद्ध करने के लिए। इसको भाई हम हटाते हैं थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्या है, यही है द्वितीय नियम। तो भाई हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखेंगे बातें। माना भाई यहाँ पे समझ लीजिए, कोई दो क्या है, दो मानने की बॉल है, गेंद क्या है, दो गेंद है, यानी कि इसका यदि हम लोग दोनों गेंद क्या है, बराबर है, दोनों गेंद क्या हो, बराबर। इसका यदि वेग मान लें कि u है, इसका वेग क्या होगा, m v होगा, इसका वेग क्या हो जाए v।
तो भाई ये दोनों गेंद चलती है ऐसे, कुछ यहाँ से यहाँ पे आई बात बॉल, ये गेंद। तो भाई इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ बॉल लगाने से भाई, तो माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, माना है द्रव्यमान की कोई वस्तु पर एफ बॉल आरोपित हो तो वस्तु का प्रारंभिक वेग यू से दर्शाते हैं, वह अंतिम वेग भी हो तो भाई कोई वस्तु है द्रव्यमान, उस पे एफ। हाँ भाई, तो इधर देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग क्या हो, v हो। तो भाई इधर देख लीजिए, यदि हम लिखें प्रारंभिक वेग की बात करें, प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u। यदि प्रारंभिक संवेग की बात करें, किसकी बात करें, संवेग, इसको यदि नाम रख दे p1 नाम दे दे, तो भाई देखिए p बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े संवेग, p बराबर mv होता है ना। तो p1 बराबर, तो क्या होगा, m तो m ही है, अब v की जगह पे क्या कर देंगे u। तो भाई इस तरह से हो गया। उसके बाद हम लोग देखें अंतिम वेग क्या है, v, यहाँ पे अंतिम वेग लिखे हैं v, जो कि यदि अंतिम संवेग निकाले, अंतिम क्या निकाले, संवेग, इसको हम किससे लिखें, यदि मान ले p2 इसका कर देना, तो क्या होगा, mv होगा कि नहीं होगा। उसके बाद दिया, इसके बाद हम लोग संवेग में परिवर्तन यदि लिखें, तो परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा p, क्या लिख सकते हैं, p2 माइनस p1 ऐसे लिख सकते हैं। यदि संवेग में परिवर्तन की दर यदि कर दें, क्या कर दें, दर, तो भाई यहाँ पे डेल p बटा डेल t हो जाएगा, होगा कि नहीं, डेल p बाई डेल t, यानी दर का मतलब क्या था, किसी को समय से क्या करना, भाग देना। तो भाई डेल p बाई डेल t बराबर क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1। तो भाई इधर अब कुछ देख ले, थोड़ा इधर इस तरह से हो गया। तो भाई क्या है, डेल p बाई डेल t। तो भाई इधर क्या करें, एक बार और लिख लें, डेल p बाई t अब बराबर क्या है, डेल p बाई डेल t बराबर क्या है भाई, तो यह क्या है, p2 माइनस p1। यदि p2 p1 का यदि वैल्यू लिख लें, क्या लिख लें, p2 p1, तो p2 का यहाँ पे मान क्या है, mv है कि नहीं, माइनस p1 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे है mu। तो भाई देख लीजिए, इधर थोड़ा समझ ले, थोड़ी बात है, कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, क्या है, दर है, संवेग में परिवर्तन की दर, वह वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, बल के अनुक्रमानुपाती। तो डेल p बाई डेल t ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है, किसके, f के, बल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। इस तरह से डेल p बाई डेल t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो f अनुक्रमानुपाती लगा दें, m यदि कॉमन है दोनों में से, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे t होगा, यहाँ पे t, दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे t से, संवेग में परिवर्तन, ये भी क्या है, इसकी जगह पे है ना, देखो यहाँ पे क्या होगा, v माइनस u बटा में क्या है, t। यदि f को यदि बराबर करें, तो यहाँ पे क्या है, k कांस्टेंट आएगा, k क्या है, k कांस्टेंट, m अब v माइनस u को क्या लिख सकते हैं, डेल v लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन, बटे क्या है, t है, बटे क्या है, t। और k क्या है, जहाँ k, जो कि k क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक, स्थिरांक या नियतांक। यदि k का मान क्या रख दे, इसमें 1 रखें, तो f बराबर क्या होगा, m इधर भाई क्या है, डेल v बाई डेल t, यदि t को इधर करें, तो डेल v बाई डेल t को हम लोग क्या कहते हैं, डेल v बाई डेल t। तो भाई क्या कहते हैं इसको, हम लोग त्वरण कहते हैं, a, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण, यानी डेल v बाई डेल t की जगह पे क्या जाएगा, a। इस तरह से भाई हम लोग क्या किए, यहाँ पे फार्मूला को प्रूव किए, हो गया। इसको नोट कर ले भाई थोड़ा,
हो गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज वीडियो यहीं तक चलेगा। जो कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया करूं। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।